अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रमीज़ अहमद है। अ, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक एज अ सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मेरी एक छोटी सी पहचान है। हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग घूम फिर के जगह जगह जाके पॉलिटिकल अवेयरनेस के ऊपर में काम करते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग में तो आजकल एक चीज़ बोली जाती है कि पिछड़ा वर्ग जो है कि दलित, ओबीसी, एससी, एनटी, इन लोग कंसिडर किया जाता है पिछड़ा वर्ग। जबकि अगर से आप हकीकतन देखा जाए, सच्चर समिति की रिपोर्ट और महमूदुर रहमान समिति की जो रिपोर्ट है, इन सब रिपोर्ट को अगर से आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि पिछड़ा वर्ग असल में है कौन। पिछड़ा वर्ग जो है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है पिछड़े वर्ग को समझने। पिछड़े वर्ग को समझना अगर है तो उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर में गौर फिक्र करनी चाहिए, उनकी शैक्षणिक स्थिति के ऊपर, उनके एजुकेशनल लेवल के ऊपर में, उनको जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है उसके ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो एक मुस्लिम समाज की बात यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग असल में जब भी इलेक्शन आते हैं या इलेक्शन का जो माहौल होता है, उस वक्त में ये चीज़ क्रिएट की जाती है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों, तुमको क्या करना है, तुम्हारा माई बाप कोई नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ चाह एक ही बटन दबाना है, ये वाली। तो ये चीज़ तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। अब अगर से हम इसके ऊपर में सवाल उठाएं, भैया हम अगर से कोई सब्ज़ी की दुकान में सब्ज़ी भी ख़रीदने जाते हैं तो चार दुकानों में घूमते हैं, फिरते हैं और समझते हैं कि कौन सी सब्ज़ी बेहतर है। तो हम जब वोट देने जाते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कौन सा नेता या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए बेस्ट या बेहतर है, जो आपका काम करेंगे। हमने वोट को बहुत हल्के में लिया है। हमने इस वोट की अहमियत अभी तक नहीं समझे। हम रोज़ हर बार हर इलेक्शन में सुबह तैयार होके वोटिंग करने तो जाते हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग में एक नैरेटिव ऑलरेडी सेट होता है कि किसको वोट देना। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आखिर हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिन सेकुलर पार्टीज़ को वोट दे रहे हैं, यानी मैं अगर से कहूँ कि महाराष्ट्र के अंदर में महाविकास आघाड़ी को अगर हम वोट दे रहे हैं तो हम वोट क्यों दे रहे हैं, ये सवाल हमारे अंदर में होना चाहिए। ये सवाल हम जिनको वोट दे रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में यहाँ महाराष्ट्र नागपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सभा भरी। जनाब शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर और बड़े बड़े गद्दावर लीडर जो है कांग्रेस पार्टी के, और जो महाविकास आघाड़ी है, तो उसके बड़े बड़े लीडर वहाँ स्टेज पे मौजूद थे। हम लोग उस प्रोग्राम में गए, हमको इनवाइट किया गया। हमारे साथ में पश्चिम नागपुर 56 के अपक्ष उम्मीदवार, जो कि क्रेन चिन्ह, चुनाव चिन्ह लेकर जो खड़े हुए, श्री राजा बेग साहब, वो हमारे साथ में थे। क्योंकि वो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनको शरद पवार साहब का पर्सनल फ़ोन आया और उस फ़ोन पे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो, आपस में अगर से संगठित नहीं रहोगे तो महाविकास आघाड़ी, यानी कि हमारा अपना खुद का नुकसान है करके। तो ये चीज़ वहाँ साहब जब सामने उन्होंने बोला तो वो बोले मिलने के लिए आइए करके, मुलाकात करते, फ़ोन पे बात नहीं करते। तो हम लोग खुद वहाँ साथ में गए उनके, और राजा भाई साहब, जो राजा बेग साहब, ये इनको स्टेज पे इनवाइट किया गया। आप बैठे, वेट किए, शरद पवार साहब आए, और आखिरी में एक चीज़ ये हुई कि उन्होंने स्टेज पे उनका हाथ पकड़ा, सब लोगों ने मिलके, और श्री अनिल देशमुख साहब ने उनका हाथ पकड़ के उठाया और उनके गले में दुपट्टा डाल के डायरेक्ट ये अनाउंस कर दिया कि राजा हबीब बेग साहब ने अपना समर्थन जो है यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो विकास ठाकरे साहब हैं पश्चिम नागपुर में, उनको अपना समर्थन दे दिया कर। समर्थन ये नहीं होता कि आप किसी का हाथ पकड़ के उठाओ और फ़ोटो खिंचा लो और समर्थन हो। समर्थन ये होता है जब कैंडिडेट खुद अपनी ज़बान से कहे। और इसी के रद्द अमल में राजा बेग साहब सीधा स्टेज पे वो दुपट्टा उतार के, वो गुलामी का पट्टा उतार के सीधा आप माइक के पास गए और आपने अनाउंस किया कि मैं यहाँ के जो खड़ा हुआ अपने समाज को लेकर खड़ा हुआ, मेरे समाज की कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ हैं। क्योंकि समाज से ही नेता होता है और नेता से पार्टी होती है, पार्टी से समाज नहीं होता है। आप समाज को कब तक दरकिनार करोगे, कब तक उनके मुद्दों को नकारोगे, अनसुना करोगे, कभी ना कभी ये लावा जो अंदर अंदर पनप रहा है तो फूटेगा। श्री राजा बेग साहब ने स्टेज के ऊपर में ये कहा कि मुस्लिम समाज के कुछ मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बेसिक मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारे धर्म के ऊपर में हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो आवाज़ उठाई जाती है, जो उंगलियां उठाई जाती है, टीका टिप्पणी, गलत जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं बोलते? ये समाज का जो है सबसे बड़ी शिकायत है कि भाई वोट तो आप लेके जा रहे हो बनाम सेक्युलर पार्टी। अब जो कैंडिडेट को बोल रहे हो मुस्लिम समाज को, एक तो आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल आउट कर दे रहे हो। आपने लोकसभा में 48 में से एक भी टिकट नहीं दी, एक भी सीट नहीं दी। अभी जो मसला आया विधानसभा का, उसमें भी आपने गायब कर दिए, नील कर दिए थे। फिर आप कुछ सोच विचार के बाद जो लोग आपके पुराने ऑलरेडी है लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो उसी उन्हीं को आपने रिपीट किया। तो आप अगर से उनको देते तो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाता जहाँ पे कानून बनते हैं। राजा बेग साहब ने यही चीज़ वहाँ पे कही स्टेज पे कि हमारी जो, यानी उर्दू भाषा में आपको आसानी से समझाऊँ कि नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है, और इसके ऊपर में उन्होंने आवाज़ उठाई वहाँ पे जिस स्टेज पे, और जिस नेता से मिलने के लिए लोग अपना लाइफ और पैसा और हर चीज़ दाव पे लगा के वहाँ तक पहुँचते। राजा बेग साहब ने उन्हीं के स्टेज पे ये रद्द-ए-अमल दिखाया, और क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, और अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त, शान अज़मत में जो गुस्ताखियाँ होती है उसके खिलाफ, उसके लिए आपने वहाँ से स्टेज से आवाज़ उठाई, अपना पॉलिटिकल करियर दाव पे लगाया, अपना पैसा, फेम, नाम सब कुछ दाव पे लगाया। और किसके लिए लगाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के खातिर। तो आपने वहाँ दाव लगाने के बाद में ये चीज़ बोली वहाँ पे कि भाई मेरे हमारे साथ में हमारे समाज के मुद्दे, इसके ऊपर में कुछ बात क्यों नहीं होती करके। हम ये नहीं बोल रहे कोई अलग से कानून बनाओ, कानून तो सभी के लिए बनते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा कानून है, यानी जो भी मौजूदा कानून है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, उसको आपने ढीला जो कर ली है अभी जो बीएनएस बना के, भारतीय न्याय जो बनाया अपने नया कानून में अमेंडमेंट के आईपीसी की धाराओं को, तो इसको जो ढीला करे आप इसको सख्त करो। इसमें महाराष्ट्र लेवल पे प्रस्ताव पास के एक अमेंडमेंट लाओ, और इस तरीके का अमेंडमेंट लाओ आप, इसको मजबूत करो कि कोई भी शख्स अगर किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ उल्टी सीधी बकवास करता है, या कोई महापुरुष के खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी बकवास करता है, तो आप उसको कम से कम उसको यूएपीए में अंदर करो। आपको राइट्स है, एनएसए लगाओ उसके ऊपर में, ये देशद्रोही गतिविधि है। आप उसके ऊपर में उम्र कैद की सज़ा लगाओ, और इसको नॉन वेलेबल करो, नॉन वेलेबल ऑफेंस करो इसको। ये हमारी डिमांड है, इसमें गलत क्या है? मैं कहता हूँ ऐसी डिमांड रखने से जो बेचारे दूसरे हमारे जो दलित भाई, ओबीसी, एसटी, एनटी जो है, इनका जो एक एट्रोसिटी एक्ट जो ख़त्म कर दिया गया है, ये लोगों में जो रोष फैलाया जाता है, जो धर्म और जाति के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। अब देखो सोशल मीडिया उठा के हर जगह यही चलते रहता है। कोई कहीं से बेवकूफ़ 15 मिनट बोलता है, कोई 15 घंटे बोल रहा है, बस यही चल रहा है। कब तक लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा के बेवकूफ़ बनाते रहोगे? बुरा कोई नहीं है, सब अच्छे हैं, बुरे तुम लोग हो, तुम नेता लोग हो जो ये सब चक्कर में एक आम जनता को रोज़ मार रहे हो। बेरोज़गारी चरम पर है, कोई बोल नहीं रहा। करप्शन चरम पर है, कोई बोल नहीं रहा। माँ बेटियों की इज्जत खतरे में, कोई बोल नहीं रहा। छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत खतरे में, कोई बोल नहीं रहा। बेचारे जो बूढ़े पेंशन धारक हैं उनका बुढ़ापा खतरे में, कोई बोल नहीं रहा। छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में, कोई बोल नहीं रहा। जो नौजवान है उनका भविष्य खतरे में, कोई बोल नहीं रहा। जो झोपड़ियों में रह रहे और हर साल बारिश में सैलाब के डर से सहमे हुए रहते हैं और परेशानियों की दिक्कत के सामना करते हैं, उनके लिए कोई बोल नहीं रहा। कोई तो बोलने वाला चाहिए। इसलिए हमने हमारे समाज की मीटिंग लेके एक नेता को आगे किया है, जिसका नाम है राजा हबीब बेग। क्रेन की बटन 17 नंबर की बटन है, और 20 नवंबर को पूरी ताकत से उस क्रेन की बटन को दबाइए। एक अपक्ष उम्मीदवार को चुन के लाइए, क्योंकि अपक्ष उम्मीदवार, उस अपक्ष का मायना होता है आज़ाद उम्मीदवार, और आज़ाद उम्मीदवार को आज़ाद ख्याल लोग वोट देते। कांग्रेस और बीजेपी बहुत हुई, अब की बार अपक्ष उम्मीदवार 17 नंबर क्रेन का।